हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइज, आज हम रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ 2020। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रिक्रूटमेंट्स कुछ प्रीवियस सालों में आए थे उनका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अंडर प्रोसेस है। और आप लोगों में से कई लोगों ने अलग अलग पोस्टों में उसमें अप्लाई भी किया होगा, चाहे सेक्शन ऑफिसर ले लीजिए, एलडीसी ले लीजिए, यूडीसी ले लीजिए, स्टेनोग्राफर ले लीजिए, पर्सनल असिस्टेंट ले लीजिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ले लीजिए, प्राइवेट सेक्रेटरी ले लीजिए इवन, और कुछ लेबोरेटरीज असिस्टेंट, लेबोरेटरी जो लाइब्रेरी असिस्टेंट, इन सबों के पोस्टों के लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो इन सभी के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, आज हम उससे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं नॉन टीचिंग पोस्ट के सबसे सुपीरियर पोस्ट यानी कि जो टॉप मोस्ट पोस्ट है उसकी लेवल की बात करूं तो 14 लेवल है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, और रजिस्ट्रार जो पोस्ट है वो सबसे हाईएस्ट है नॉन टीचिंग पोस्ट में। इसमें केवल एक स्ट्रेंथ है पोस्ट की। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये ग्रुप ए का पोस्ट है। इसके बाद अगर मैं नॉन टीचिंग पोस्ट की सेकंड जो जहाँ तक आप एज ए प्रमोशन या फिर आप एग्जामिनेशन देकर पहुंच सकते हैं तो वो है डेप्यूटी रजिस्ट्रार। लेवल आपका 12 है और 24 सेंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 50% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 50% आप जो है एग्जामिनेशन या फिर प्रमोशन से ले सकते हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इन सभी पोस्टों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी पोस्टें हैं, मेडिकल पोस्टें भी हैं जो नॉन टीचिंग में भी आती हैं, और कुछ इंजीनियरिंग पोस्टें भी हैं, और कुछ नॉर्मल जो आपकी क्लर्क लाइन की और स्टेनोग्राफी लाइन की भी पोस्टें हैं। तो चलिए बात करते हैं उसकी, ग्रुप बी की। वो सारी पोस्टें जो है ग्रुप बी में आती हैं। तो हम पहली पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो है जूनियर असिस्टेंट। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 317 है, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2। जैसा कि आप जानते हैं 1900 ग्रेड पे अगर मैं 6 सीपीसी की बात करूं तो देखिए इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, और 27 साल आपकी एज होती है अपर लिमिट, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, और आपने ये प्रीवियस सालों में कई लोगों ने इसे अप्लाई भी किया होगा। ठीक है, 10+2 35 वर्ड्स पर मिनट अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग जानते हैं तो इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। देखिए, प्रोबेशन जितने भी DU के नॉन टीचिंग पोस्टें हैं उनमें तकरीबन जो प्रोबेशन है वो सिर्फ 1 साल का है। यानी कि प्रोबेशन के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो बहुत बढ़िया है। 1 साल है, 2 साल बहुत लंबा होता है, मेरे हिसाब से 1 साल बहुत है, इनफ है। तो 1 साल का प्रोबेशन है, और मोस्ट प्रोबेबली ये बढ़ाया भी नहीं जाता, इसी में तकरीबन आपको परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, 75% जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा, 25% जो है आपका इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से होगा। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो माली, फराश या जो ग्रुप डी में लगते हैं। हालांकि आप ग्रुप डी जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, आप मोटे तौर पे कह सकते हैं जो 1800 ग्रेड पे लगते हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी वगैरह भी आते हैं। तो अगर वो कैलिबर हैं, अगर उनके पास टाइपिंग स्पीड है, और वो रिटन एग्जामिनेशन जो DU कंडक्ट कराता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो वो LDC पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इससे ऊपर की पोस्ट के लिए। तो देखिए, नीचे की पोस्टों की अगर सिंपल सी बात है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं, जो भी उसका रिक्रूटमेंट रूल्स है नॉर्मल 10th पास या ITI, तो उसके साथ अगर आप इस जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। देखिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो तकरीबन आप सारे पोस्टें ले लीजिए, उसमें तकरीबन अगर आप 3 इयर्स ऑफ एलिजिबल सर्विस कर लेते हैं कंप्लीट, तो आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो इसमें भी यही है तकरीबन। ठीक है, तो अगर आप जो भी 1800 ग्रेड पे का पोस्टें हैं, अगर आप उसमें 3 साल की रेगुलर सर्विस कर लेते हैं तो आप इसमें एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जितने भी मैट्रिकुलेट पर्सनस हैं, इसमें आपका जो लाइब्रेरी और लेबोरेटरी कैडर के जो लोग हैं वो इसे नहीं दे सकते, ये साफ साफ क्लियर है। बाकी सारे जितने भी 1800 ग्रेड पे के हैं या जो इससे नीचे की ग्रेड पे के हैं वो इसमें एलिजिबल हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम स्टेनोग्राफर की। देखिए, टोटल 77 जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो है। देखिए, मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ तो आप ये बिल्कुल मान के मत चलिए कि आपको पोस्टिंग कॉलेजेस में मिलेगी पर्टिकुलर। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जितनी भी इनकी ब्रांचेज हैं, जैसे आप साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस,
किस तरीके से जो नाम देते हैं वो जानते हैं, या डीयू की ओपन यूनिवर्सिटी जो यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उनमें आपको जनरली इसकी पोस्टिंग मिलेगी, किसी पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं मिलेगी, क्योंकि पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है, जो एम्प्लॉयज़ स्ट्रेंथ है वो अलग है, और उसकी जो पोस्टिंग है वो अपने तर्ज पर कॉलेज खुद निकालता है। ठीक है, यही रूल्स होते हैं बट वो अलग निकालता है। तो चलिए 77 स्ट्रेंथ है, एसएससी की तर्ज पे ही सेम क्वालिफिकेशन आप मान लें, 10+2 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो शॉर्ट हैंड है। और अगर आप हिंदी में देते हैं, ठीक है, अगर आप हिंदी में देते हैं तो आपकी 60 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसमें अच्छी चीज़ है कि 20 वर्ड्स पर मिनट की आपको जो छूट है हिंदी के लिए। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 100% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से है। देखिए, अगर मैं प्रमोशनल एस्पेक्ट से बात करूं, अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो प्रमोशनल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट जो प्रमोशन होते हैं स्टेनोग्राफर के, तो वो बहुत ही बेकार है। बहुत ही बेकार का मतलब है, अगर आप 2400 में सिलेक्ट होते हैं तो आप 4600 में दी एंड हो जाएगा आपका। आप 4600 के बाद डीयू में आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए कैलिबर नहीं है तो। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। चलिए, स्टेनोग्राफर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं असिस्टेंट स्टोर। ठीक है, ये भी नॉर्मली आपका जो नॉन टीचिंग पोस्ट में आता है। इसके बाद अब हम आते हैं असिस्टेंट पोस्ट के लिए। देखिए, लेवल 4 का पोस्ट है और 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और 1 साल का प्रोबेशन, जैसा हर साल हर पोस्ट के लिए 1 साल ही प्रोबेशन है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका 50% प्रमोशन, 25 LDE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम, और 25% आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। देखिए, इसमें जो आपके जूनियर असिस्टेंट थे या केयर टेकर थे लेवल 2 वाले, अगर वो 5 साल की एलिजिबल सर्विस करते हैं तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, वो प्रमोशन होंगे, उनका प्रमोशन किया जाएगा इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट पोस्ट के लिए। आप इसे यूडीसी भी मान सकते हैं। ठीक है, उसी का ही नाम जो है बदल दिया गया है, जूनियर असिस्टेंट को असिस्टेंट, यानी कि एलडीसी को जूनियर असिस्टेंट, और अब असिस्टेंट को इन्होंने यूडीसी जो थे वो अब असिस्टेंट की पोस्ट के कैटेगरी में आ गए। तो लेवल 2 में अगर आप 3 साल की एलिजिबल सर्विस, मोस्ट प्रोबेबली 3 साल आपको मिलेगा, जितने भी एग्जाम्पल आपके आएंगे रिक्रूटमेंट के डिपार्टमेंटल एग्जाम के, तो उसमें 3 साल ही मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो रखी जाएगी हर जगह लगभग। तो चलिए पर्सनल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप स्टेनोग्राफर बनते हैं तो आपका जो अगला प्रमोशन है वो पर्सनल असिस्टेंट होगा। इसकी भी जो स्ट्रेंथ है टोटल वो ठीक ठाक है, यानी कि अगर आप स्टेनोग्राफर बन जाते हैं तो आपको टाइमली पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आपका प्रमोशन मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और तकरीबन अगर आप किसी मिनिस्ट्री या आज के टाइम पे अगर आप डीओपीटी या किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो मैक्सिमम आपको जो 5 साल के बाद एनएफएफजी मिलती है 4200 की, वो आपको प्रमोशन एज ए प्रमोशन डीयू में मिलेगी और आप पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट पा लेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम एसएससी की बात करें तो हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है आपका डेजिग्नेशन। ठीक है, कई जगह स्टेनो ग्रेड 1 ग्रेड 2 की तरह होता है, कई जगह आपको पीए बना दिया जाता है। ठीक है, डेजिग्नेशन के ऊपर डिपेंड करता है और डिपार्टमेंट के ऊपर वेरी करता है, जो भी मिनिस्ट्रीज एसएससी के अंडर आती है। तो यहाँ पर आपको लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट आपको मिल जाएगी। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट प्रमोशन आपको मिलता है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है, तो आपको सिंपल है, जो भी आपका स्किल टेस्ट है, यानी कि जो भी आपकी स्किल टेस्ट के नॉर्म्स रखे गए मिनिमम, इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट, तो वो आपको उस कंडीशन में नहीं चाहिए। अगर आप रेगुलर प्रमोशन लेते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको 5 साल की सर्विस एज ए स्टेनोग्राफर करनी होगी। लेकिन अगर आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी 3 साल की एलिजिबिलिटी सर्विस जो सभी में एक जैसी है, वो अगर है आप, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। और डिपार्टमेंटल एग्जाम टाइमली यहाँ पर निकलते हैं डीयू में, और अगर आप उसको देते हैं तो आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो दिखानी होगी, और आपको ग्रेजुएट होना भी अनिवार्य है। ठीक है, तो इतना सा था पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सेक्शन ऑफिसर की। तो देखिए, क्लरिकल लाइन की जो, अगर मैं डायरेक्ट प्रमोशन या नॉर्मल जो एज यूजुअल प्रमोशन मिलता है उसकी एक हाईएस्ट पोस्ट की बात करूं तो वो ये है सेक्शन ऑफिसर। तो सेक्शन ऑफिसर की 117 टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है, ग्रुप बी की पोस्ट है, केवल
लेवल 7 4600। ये बहुत ही अजीब सी विडंबना है कि अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में होते हैं तो आपको मिनिमम 4800 ग्रेड पे तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप सेक्शन ऑफिसर बनते हैं तो, यानी कि आप गेजेटेड ऑफिसर हैं। लेकिन डीयू के केस में ये थोड़ा सा दिक्कत है, जिसने भी मतलब जो भी ये ऑर्डिनेंस बना है इसमें थोड़ा सा एक ये ड्रॉबैक है कि आपको 4600 में आखिरी संतुष्टि करनी होगी अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनते हैं तो आपके पूरे लाइफ टेन्योर में 4600। और 4600 सेक्शन ऑफिसर के लिए मुझे लगता है बहुत कम ग्रेड पे है। 4800 या इवन 5400 तो ज़रूर होना चाहिए जो बाकी डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, तो 4600 है, चलिए कोई बात नहीं। ग्रेजुएशन है और इसके साथ साथ 50-50 का रेशियो है, यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम 50% और 50% आपका प्रमोशन से। तो अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं तो 5 साल की सर्विस लेवल 6 यानी कि असिस्टेंट के तौर पर, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट के तौर पर आपको देनी होगी। ठीक है जी, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। हमने असिस्टेंट की बात करी थी, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट जो कि 4200 ग्रेड पे का है, फिर आपको असिस्टेंट की पोस्ट, तो असिस्टेंट पोस्ट की देनी होगी। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। अगर आप स्टेनो कैडर के हैं, अगर आपके पास 4200 ग्रेड पे है तो आप ये नहीं कि आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप सेक्शन ऑफिसर के लिए भी एलिजिबल हैं। और आप उसके लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम को अगर क्लियर कर लेते हैं तो आप सेक्शन ऑफिसर भी बन सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट से, जो 4200 का था। 3 साल की एलिजिबिलिटी सर्विस होनी चाहिए। या फिर अगर आप सीनियर असिस्टेंट हैं, 3 साल की एलिजिबिलिटी सर्विस है, आप कैडर के भी हैं, तो भी आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। नहीं तो आपको रेगुलर अगर प्रमोशन चाहिए तो रेगुलर प्रमोशन में केवल सीनियर असिस्टेंट को ही 5 साल की एलिजिबल सर्विस होने के बाद ये पोस्ट दी जाएगी। देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले पोस्ट की, जो आपकी स्टेनोग्राफर लाइन की है। ठीक है, तो वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जो डीयू में है। एक डेजिग्नेशन है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और एक डेजिग्नेशन है आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी। नाम दोनों के अलग, ग्रेड पे दोनों का सेम। नाम दोनों का अलग, ग्रेड पे दोनों का सेम। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की मात्र 13 पोस्टें हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी की अभी मैं आपको बताऊंगा, तकरीबन 4-5 सीटें होंगी। अभी मैं आपको देख के बताता हूं। लेवल 7 4600 ग्रेड पे 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर, एज ए पर्सनल असिस्टेंट, एज ए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यानी कि स्टेनोग्राफी की छोटी से ऊपर तक की कोई भी जो, अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, प्राइवेट हो सरकारी हो चलेगा। ठीक है, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो, आप परमानेंट हो, आप एडॉक पे हो, चलेगा। आप इसके लिए एलिजिबल हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, इसमें जो रेशियो है सिलेक्शन का वो 75 प्रमोशन से है, 25% लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से है। ठीक है, और ये डायरेक्ट मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो कॉलेज स्पेसिफिक पोस्टें हैं वो अलग से क्रिएट होती हैं, तो उसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी सर्विस है वो ये है। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले से ही स्टेनो है या पर्सनल असिस्टेंट है तो आपके लिए प्रमोशन 75% होगा, 25 आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक सीधी सीधी बात है। इन केस ऑफ कॉलेज वेयर देयर इज नो फीडर कैडर 100% बाय डायरेक्ट प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो ये वो बात थी। तो अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चाहते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट बन सकते हैं। 3 साल की एलिजिबल सर्विस अगर आपकी कोई भी स्टेनोग्राफी की लाइन की है तो आप दे सकते हैं पेपर, या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो 5 साल रेगुलर सर्विस अगर पीए की तरह है तो आप सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप 3 साल की एलिजिबल सर्विस कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की तो आप लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि 5 साल रेगुलर के लिए, 3 साल डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी की। देखिए, 4 पोस्टें ही हैं, ये भी 4600 की है, सबसे बड़ी कमी। देखिए, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करूं तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्रेटरी की मुझे आज तक नहीं मिली कि कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली हो, कॉलेज में भी, इवन कॉलेज में भी। लेकिन 100% आपका प्रमोशन से होगा। किनका होगा? जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है उनका, 3 साल की एलिजिबल सर्विस होने के बाद 100% प्रमोशन या फिर डेपुटेशन। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात है, आपको सिर्फ डेजिग्नेशन मिलेगी, ग्रेड पे नहीं मिलेगा। आप सिर्फ प्राइवेट सेक्रेटरी बनेंगे, ग्रेड पे नहीं मिलेगा। ये स्टेनो
और जूनियर असिस्टेंट जो कैडर है यानी क्लर्क कैडर है सेक्शन ऑफिसर तक जाएगा 4600। ये सबसे बड़ी कमी है, लेकिन असली जो मज़ा है वो इसके बाद है। और वो मज़ा एक तो आपकी किस्मत कि वो वैकेंसी आती है या नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यही है, आपकी किस्मत, यानी वो फीडर पोस्ट आपके लिए खाली फ़िलहाल है या नहीं है। ये सबसे बड़ी जो कमी है वो आपकी है, वो आपको फेस करनी पड़ेगी आपके पूरे टेन्योर में। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो पोस्टें हैं वो बहुत कम है और कंपटीशन आपको मिलेगा, क्योंकि जो भी सर्विस में है आई थिंक मैं मानता हूं कि वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं वो एग्ज़ाम और वो पोस्ट क्या है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, किसी भी कॉलेज का सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट। और डीयू की बात करूं तो नॉन टीचिंग पोस्ट की सबसे प्राइम पोस्ट यही है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। शुरू की पोस्ट है ये ऊपर तक जाने की, तो ये सीधा लेवल 10 है। देखिए 32 पोस्टें हैं टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ की, 16 आपको मिलेगी डिपार्टमेंटल से और 16 आपको मिलेगी डायरेक्ट से। तो डायरेक्ट की बात तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट में जो क्वालिफिकेशन है आई थिंक ये बहुत अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है। और अब मैं बात करूंगा आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से। देखिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आप अगर सेक्शन ऑफिसर हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी या सीनियर पर्सनल असिस्टेंट हैं, पहली कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, और 3 साल की एलिजिबल सर्विस जो प्रोबेबली सभी में है। दूसरी, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना है। अगर ये 2 चीज़ आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ामिनेशन जो प्रोसेस है वो आप इस पीडीएफ में देख लीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 2-3 इसके स्टेप हैं, प्री है, मेंस है, उसके जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो ये है, लेकिन ये ही एकमात्र पोस्ट है जो आपको सेक्शन ऑफिसर से असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, इवन रजिस्ट्रार तक ले जा सकती है। यही एकमात्र पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, किस्मत के भरोसे, और दूसरा आपकी वैकेंसी के भरोसे, और तीसरा आपके कैलिबर के भरोसे, बस। अदरवाइज आप रेगुलर प्रमोशन में सिर्फ सेक्शन ऑफिसर रह जाएंगे या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट वो रह जाएंगे, दैट्स इट, आप रिटायर हो जाएंगे। ये डीयू का सबसे बड़ी जो कमी है वो मुझे लगती है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 5400 ग्रेड पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका प्रमोशन है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद वो आपका है अच्छा देखिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के बाद आपको एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि आपको जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 है उसके बाद आपको 11 लेवल जो है वो आपको मिलेगा 8 साल के बाद, ठीक है। 8 साल के बाद आपको लेवल 11 मिलेगा, यानी कि 6600 ग्रेड पे आई थिंक होगा 6 CPC के अकॉर्डिंग। तो 8 साल के बाद जब ये आपको 11 मिल जाएगा उसके बाद आप एलिजिबल होंगे इस पोस्ट के लिए, जिसके बारे में अब मैं बात करूँगा लेवल 12 के बारे में, जो है डेप्यूटी रजिस्ट्रार, डेप्यूटी फाइनेंस ऑफिसर या डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसकी 24 स्ट्रेंथ है, ठीक है। और एज लिमिट इसकी 45 साल है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, और अगर आप प्रमोशनल हैं तो प्रमोशन तो आप दे ही सकते हैं, ठीक है। और 25% प्रमोशन से है तो आपकी जो वैकेंसी है वो भी बहुत कम हो गई, यानी कि 25 में आधी भी नहीं, 25% उसका तो बहुत कम हो गई। तो ये भी एक कमी है इसमें। तो इवन आप 11 तक तो बन ही गए अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया तो चलिए, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप लेवल 11 में, ठीक है, यानी 8 साल के बाद आप लेवल 11 बने, उसके बाद अगर आप 5 साल की सर्विस दे देते हैं लेवल 11 में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब आप इस पोस्ट के लिए दे देंगे तो इस पोस्ट के 5 साल के बाद आपको 13 में डाल दिया जाएगा, यानी लेवल 13 तक आप अमूमन तौर पर मैं अगर बात करूं तो आप एक लाइफ के एक टाइम तक जा सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी सेक्शन ऑफिसर, या फिर आप क्लरिकल पोस्ट में मान के चले सेक्शन ऑफिसर, या फिर स्टेनोग्राफी लाइन में मान के चले सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी की, तो आप इस पोस्ट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं
रेगुलर प्रमोशन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से डी को चूज़ करना थोड़ा सा बेकार होगा बाकी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि डी क्लरिकल लाइन और स्टेनोग्राफी लाइन में थोड़ा छोटा है, कैडर जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा वीक है, सैलरी वाइज में देखूँ तो भी वीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ड्यू को अगर आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपके पास और कहीं एक डिपार्टमेंट है जिसमें अच्छा खासा कैडर स्ट्रक्चर है, कैडर स्ट्रक्चर है, तो आप वहाँ पर जाइए और डी को अवॉइड करिए। बट अगर आपको डी में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बेस्ट भी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 3 साल की सर्विस करने के बाद डायरेक्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट लग जाते हैं, 4600 आपको मिल जाता है, तो उससे बड़ी बात भी कोई नहीं हो सकती उन लोगों के लिए जो प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट या एडॉक बेसिस पे काम करते हैं। सो गाइज, मुझे उम्मीद है ये जो रूल है, जो गैजेट है, आपको अच्छा लगा होगा। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप वहाँ से डाउनलोड करके, जो अदर कैटेगरी के लोग हैं, लाइब्रेरी कैडर के हैं या किसी और कैडर के हैं, तो वो इस गैजेट को देखकर अपना जो प्रमोशन है उसको समझ सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इस तरीके की और अच्छी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच।